हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियाज़ वुड बी नंबर 1 फेवरेट फार्मेसी यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है ब्राइट फार्मा। अगर आप पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहे हैं या फिर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को आपने विजिट किया है या फिर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, तो यहाँ पे आपको जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है रेड कलर में, वहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। अब क्लिक करने के लिए आप अपना हाथ यूज़ करो, उंगली यूज़ करो या फिर पंजा यूज़ करो, या आप डिसाइड कर लो, बट मेरी चैनल सब्सक्राइब हो जानी चाहिए। और उसके बाद आपको दिखेगा ये बेल आइकन, तो बेल आइकन पे भी आपको क्लिक कर लेना है। बेल आइकन पे क्लिक करने से क्या होगा कि जब भी हम अपनी लेटेस्ट वीडियो पब्लिश करेंगे तो आपको उसकी एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों, ये जो सब्सक्रिप्शन होता है ये बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए कुछ भी चार्जेस नहीं होते। तो बस आप अगर यहाँ पे सब्सक्राइब पर हिट कर लेंगे तो आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि आप तक हर एक वीडियो पहुंचाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज़ आप भी हमारा सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, हमारे चैनल को शेयर करें ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ पाएँ। तो आज की वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट्स पार्ट 9, जो इस टॉपिक की सबसे लास्ट वाली पार्ट है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ टैबलेट्स के इवैल्यूएशन पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आज की वीडियो के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो ये वीडियो देखने के बाद आप टैबलेट को इवैल्यूएट कर पाएंगे। ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल इवैल्यूएशन पैरामीटर्स कौन से होते हैं टैबलेट के, ये डिटरमाइन कर पाएंगे और क्वालिटी टैबलेट्स को मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि टैबलेट इवैल्यूएशन होता क्या है। सो द टैबलेट इवैल्यूएशन इज to design tablets and later monitor tablet production, quality, quantitative evaluations and assessment of tablets' chemical, physical and bioavailability properties must be made। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो टैबलेट इवैल्यूएशन क्या होता है, ये हम जो रूटीन में चीज़ें आती है ना हमारी, उससे कोरिलेट करके देखेंगे। मान लीजिए कि आपने कुछ अलग तरीके की सब्ज़ी बनाई या फिर सब्ज़ी बनाई, कंसिडर कर लीजिए। तो सब्ज़ी बनाने के बाद आप उसकी टेस्ट लेंगे, देखेंगे कि अच्छी बनी है या नहीं। तो वो क्या हुआ, इवैल्यूएशन पैरामीटर हुआ। ये सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आपकी जो सब्ज़ी बनाई है, जो बनाई हुई सब्ज़ी है, वो अच्छी बनी है या नहीं बनी है, खाने लायक है भी या नहीं भी। तो उसके लिए आप जो उसको टेस्ट करते हैं ना, वो होता है सब्ज़ी का इवैल्यूएशन पैरामीटर। अब ये तो हुई सब्ज़ी की बात, थोड़ी सी तीखी हो जाएगी या फिर फीकी हो जाएगी तो भी चलेगा, बट ये टैबलेट्स है जो हम डिसीज़ को क्योर करने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसे तो एकदम टू दी मार्क, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, राइट। तो इसलिए टैबलेट को भी इवैल्यूएट किया जाता है ताकि वो उसका थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट बिल्कुल परफेक्टली डिलीवर कर पाए, राइट। सो टैबलेट बनाने के बाद टैबलेट की प्रोडक्शन की क्वालिटी चेक की जाती है, क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशंस किए जाते हैं और टैबलेट की केमिकल, फिजिकल, बायोअवेलेबिलिटी के प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं वो चेक किए जाते हैं। तो इन शॉर्ट ये होता है टैबलेट इवैल्यूएशन। टैबलेट इवैल्यूएशन में दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज़ नॉन ऑफिशियल टेस्ट एंड सेकेंड इज़ ऑफिशियल टेस्ट। अब ये नॉन ऑफिशियल टेस्ट होते क्या हैं? नॉन ऑफिशियल टेस्ट वो होते हैं जो हम जनरली देख के उसे डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि जनरल अपीयरेंस, टैबलेट जनरली दिखती कैसी है, जिसे हम आँखों से पहचानते हैं, विजुअल आइडेंटिटी के तौर पे हम उसे पहचानते हैं, जैसे कि टैबलेट एलिगेंट दिख रही है या फिर नहीं दिख रही है। तो ये जो एलिगेंस होता है विजुअल आइडेंटिटी के तौर पे हम उसे डिटरमाइन करते हैं, उस पर डिपेंडेंट होता है कंज्यूमर एक्सेप्टेंस। अब इमेजिन कीजिए आपके सामने राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे दो टैबलेट्स रखी हुई है। राइट हैंड साइड पे जो टैबलेट है वो बिल्कुल ब्राइट कलर की है और लेफ्ट हैंड साइड पे जो टैबलेट रखी हुई है वो बिल्कुल डल है। तो आपको कौन सी टैबलेट एडमिनिस्टर करने का मन करेगा, राइट वाली या लेफ्ट वाली? ऑब्वियसली राइट वाली, क्योंकि इस पर कंज्यूमर एक्सेप्टेंस डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट इज़ कंट्रोल ऑफ लॉट टू लॉट यूनिफॉर्मिटी। जब हम टैबलेट मैन्युफैक्चर करते हैं तो लॉट के कंपैरिजन में इस लॉट में यूनिफॉर्मिटी है कि इस लॉट में यूनिफॉर्मिटी है, इसका भी कंपैरिजन किया जाता है, उसको भी कंट्रोल किया जाता है। इसलिए भी नॉन ऑफिशियल टेस्ट यूज़ किए जाते हैं जो हम विजुअल आइडेंटिटी से उसे डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मॉनिटरिंग डबल फ्री मैन्युफैक्चरिंग। अब ये जो जनरल अपीयरेंस होता है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स आते हैं जनरल अपीयरेंस में। तो फर्स्ट पैरामीटर आता है टैबलेट की साइज़।
टैबलेट की साइज़ हम देखते ही पता लगा सकते हैं कि कौन सी टैबलेट की साइज़ बड़ी है, कौन सी छोटी है, तो वो होती है एक विजुअल आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट इज़ टैबलेट शेप। राउंडेड शेप है, ओवल शेप है, ट्रायंगुलर है, क्वाड्रेंगुलर है या फिर कोई और शेप है, डायमंड शेप है, तो हम देख के उसे पता लगा सकते हैं, वो होती है टैबलेट शेप। नेक्स्ट इज टैबलेट्स कलर। जैसे कि मैंने बताया, डल कलर की टैबलेट है, ब्राइट कलर की टैबलेट है, बिल्कुल फ्रेश कलर की टैबलेट है, तो वो कलर भी एक विजुअल आइडेंटिटी होती है जिसे हम देख के पहचान सकते हैं। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एन ओडर, अब ये स्मेल से या फिर टेस्ट से ये जो कनेक्टेड चीज़ें हैं, तो उसके लिए भी कुछ अलग से इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती, हम स्मेल से या फिर टेस्ट से उसे पहचान सकते हैं। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ओडर, अगर कोई ओडर है, अच्छी है या फिर अनएक्सेप्टेबल ओडर है, गंदी ओडर है, तो उससे भी हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं, ये इवेलुएट कर सकते हैं कि टैबलेट की ओडर एक्सेप्टेबल है, कंज्यूमर एक्सेप्टेंस आएगा कि नहीं आएगा। या फिर टेस्ट कर सकते हैं, टैबलेट कड़वी है या फिर स्वीट टेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें होती है जो जनरल अपीयरेंस में आती है, और ये सारी जनरल प्रॉपर्टीज़ जो होती है टैबलेट की, तो उसे कंट्रोल करना भी ज़रूरी होता है इवेल्युएशन में। नेक्स्ट इज सरफेस टेक्सचर। टैबलेट का सरफेस का टेक्सचर कैसा है, क्या वो ग्रीजी है, स्टिकी है या फिर अनइवन है, या वो स्मूथ है, तो वो टेक्सचर भी हम चेक करते हैं। फिज़िकल फ्लॉज तो नहीं है, देखने में टैबलेट फ्लॉलेस तो लग रही है ना, कोई उसमें कुछ फ्लॉज तो नहीं दिख रहे हैं। कंसिस्टेंसी है लॉट टू लॉट में, इस बैच में और उस बैच में कंपैरिजन करके देखते हैं कि ये दोनों बैचेस या फिर दोनों लॉट्स एक दूसरे के साथ कंपैरेटिवली मैच तो कर रही है ना। उसके बाद आता है लेजिबिलिटी ऑफ एनी आइडेंटिफाइंग मार्किंग्स जो होती है टैबलेट में, क्या वो कंज्यूमर एक्सेप्ट कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे डिटरमाइन करनी होती है, जो कि आती है नॉन ऑफिशियल टेस्ट में जनरल अपीयरेंस के अंडर। टैबलेट की साइज़ एंड टैबलेट की शेप सबसे मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है विजुअल आइडेंटिफिकेशन में। अगर हम टैबलेट को विजुअली आइडेंटिफाई कर रहे हैं इवेल्युएशन करने के लिए, तो साइज़ एंड शेप को सबसे पहले इवेल्युएट किया जाता है। कॉम्प्रेस टैबलेट में कॉम्प्रेशन प्रोसेस के दौरान जो टूलिंग यूज़ करते हैं हम, अपर कॉम्प्रेशन, अपर पंच हुआ, लोअर पंच हुआ, जो डायफिल हुआ, ये जो पार्ट्स होते हैं टूलिंग मशीन के, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि टैबलेट की साइज़ क्या होगी, टैबलेट की शेप कैसी होगी। अब सवाल ये उठता है कि कॉम्प्रेशन प्रोसेस के दौरान अगर टैबलेट की थिकनेस चेंज होती है तो वो कैसी होती है। टैबलेट की थिकनेस चेंज हो सकती है डायफिल की वजह से या फिर कॉम्प्रेशन लोड की वजह से, और थिकनेस ये सिर्फ एक ही डायमेंशनल वेरिएबल है जो साइज़ एंड शेप को अफेक्ट कर सकता है। अब देखते हैं कि थिकनेस वैरी कैसे होती है। अब जब हम कंसिडर कर लीजिए, हम कॉम्प्रेशन फोर्स तो यूज़ कर रहे हैं, कॉम्प्रेशन लोड यूज़ कर रहे हैं, वो कॉम्प्रेशन लोड कांस्टेंट है, फिर भी थिकनेस वैरी हो रही है, तो उसके रीज़न क्या हो सकते हैं कि जो डाई में हम मटेरियल फीड कर रहे हैं, ग्रैनुलेशन मटेरियल फीड कर रहे हैं, उसका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन वो अच्छा नहीं है, या फिर वो पार्टिकल मिक्सचर जो हम यूज़ कर रहे हैं, ग्रैनुलेशन मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसका पैकिंग अच्छा नहीं है, बाइंडिंग अच्छी नहीं है। इसकी वजह से टैबलेट की वेट, उसमें भी वेरिएशन देखने को मिलते हैं, टैबलेट का वेट चेंज हो जाता है, टैबलेट की साइज़ चेंज हो जाती है। अब ये तो था अगर कॉम्प्रेशन लोड हम कांस्टेंट रखें। सेकेंड कंडीशन में क्या होगा कि ग्रैनुलेशन मटेरियल जो हम फीड कर रहे हैं डायफिल में, वो तो कांस्टेंट है, लेकिन कॉम्प्रेशन का लोड वो चेंज हो रहा है, वो यूनिफॉर्म नहीं है हर एक टैबलेट को प्रेस करते वक्त, तब टैबलेट की साइज़ एंड शेप चेंज होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस तरह से वेरिएबल कॉम्प्रेशन लोड के साथ या फिर वेरिएबल ग्रैनुलेशन फीड के साथ टैबलेट की थिकनेस चेंज हो सकती है। अब ये टैबलेट की थिकनेस जो आप देख रहे हैं यहाँ पे थिकनेस वैरी हो रही है। 3 mm की टैबलेट है, जहाँ पे एक टैबलेट का डायमीटर 3 mm है और यहाँ पे 6 mm का है, तो 3 mm की टैबलेट की थिकनेस थोड़ी सी कम है और 6 mm की टैबलेट की थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा है, तो ये होती है थिकनेस टैबलेट की। अब ये जो टैबलेट की थिकनेस होती है, ये बैच टू बैच या फिर विद इन बैच वैरी हो सकती है, लेकिन अगर इसे कंसिस्टेंट रखना है तो जो ग्रैनुलेशन या फिर पाउडर ब्लेंड हम जो यूज़ कर रहे हैं, पार्टिकल साइज़ है, पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ग्रैनुलेशन मटेरियल में, वो बिल्कुल इवन होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए।
टैबलेट की थिकनेस को बैच टू बैच या फिर विद इन बैच कंसिस्टेंट रखने के लिए पंच टूलिंग जो हम यूज़ करते हैं वो भी कंसिस्टेंट लेंथ के चाहिए होंगे। तो जो टैबलेट प्रेस हम यूज़ कर रहे हैं टैबलेट पंचिंग के लिए वो सबसे पहले क्लीन होनी चाहिए और उसका वर्किंग भी एकदम क्लीन, प्रॉपर एंड गुड होना चाहिए। टैबलेट की थिकनेस जो होती है वो कंट्रोल लिमिट जो सेट किए होते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ, उसमें ±5% का वेरिएशन अलाउ होता है। तो टैबलेट की थिकनेस अगर ±5% वेरिएशन के अंडर आ रही है, उस लिमिट में सेट हो रही है, तो वो टैबलेट की थिकनेस हम वहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिगर में ये जो आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं ये है टैबलेट थिकनेस की मेजरमेंट करने वाला इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम माइक्रोमीटर कहते हैं। ये जो माइक्रोमीटर होता है वो क्राउन थिकनेस डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इंडिविजुअल टैबलेट की वहाँ पे थिकनेस मेजर की जाती है माइक्रोमीटर के साथ। अब ये जो माइक्रोमीटर होते हैं ये एक्यूरेट मेजरमेंट्स देते हैं। उसके साथ साथ जो टैबलेट के वेरिएशंस होते हैं दो टैबलेट के बीच में, उसकी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। ये जो आप फिगर में देख रहे हैं ये है वर्नियर कैलिपर। इस वर्नियर कैलिपर से तो आप सबका इंट्रोडक्शन हुआ ही होगा, 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट होता है वर्नियर कैलिपर का। तो ये जो एक्सटर्नल जॉज आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है एक्सटर्नल जॉज। यहाँ पे टैबलेट प्लेस की जाती है और टैबलेट की थिकनेस यहाँ पे मेजर की जाती है। यहाँ पे जो आप डिजिटल नंबर देख रहे हैं 20.14 mm, तो इस तरह की रीडिंग आती है यहाँ पे, और यहाँ पे स्लाइडिंग किया जाता है। ये LCD डिस्प्ले है। शायद आपकी लैबोरेटरी में LCD डिस्प्ले होगा, नहीं होगा, यहाँ पे LCD डिस्प्ले है। किसी वर्नियर कैलिपर पे नहीं भी होता है। तो बेसिकली यहाँ पे टैबलेट प्लेस की जाती है और यहाँ पे उसकी रीडिंग मिल जाती है हमें। तो अदर टेक्निक्स में क्या होता है, फर्स्ट हमने देखा माइक्रोमीटर यूज़ किया जाता है, और अदर टेक्निक्स में क्या होता है कि 5 से 10 टैबलेट जो होती है वो एक ट्रे में रखी जाती है और उनकी टैबलेट की टोटल क्राउन थिकनेस जो होती है वो स्लाइडिंग कैलिपर के मदद से हम उसे मेजर करते हैं। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस होते क्या है। फर्स्ट इज़ ये जो स्लाइडिंग कैलिपर की टेक्निक होती है ये माइक्रोमीटर से ज़्यादा रैपिड होती है और एस्टिमेट रीडिंग देती है टैबलेट थिकनेस के बारे में। जो प्रोडक्शन ऑपरेशन में टैबलेट जनरेट होती है तो उसकी एस्टिमेट रीडिंग देती है। लेकिन ये जो टेक्निक होती है स्लाइडिंग कैलिपर की, ये सिर्फ हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब पंच एंड डाई टूलिंग स्टैंडर्डाइज होते हैं, या फिर वो जो टैबलेट मशीन है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा होता है, तभी हम स्लाइडिंग कैलिपर वाला टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इसमें हम 9 से 10 टैबलेट एक साथ प्लेस करते हैं और तब उसकी थिकनेस हम यहाँ पे चेक करते हैं। लेकिन स्लाइडिंग कैलिपर का डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? डिसएडवांटेज ये होता है स्लाइडिंग कैलिपर का कि ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वेरिएबिलिटी की टैबलेट के बीच में, ये प्रोवाइड नहीं होती है। जबकि हम इंडिविजुअली माइक्रोमीटर में हर एक टैबलेट की जो वेरिएशन होती है वो इंडिविजुअली डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन स्लाइडिंग कैलिपर में ऐसा नहीं होता। तो ये था स्लाइडिंग कैलिपर सिस्टम का डिसएडवांटेज। टैबलेट की थिकनेस को इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर थिकनेस प्रॉपर नहीं होती है तो पैकेजिंग की प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। तो अगर हम थिकनेस को कंट्रोल करेंगे तो पैकेजिंग की प्रॉब्लम भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। यूनिट डोज की पैकेजिंग में बहुत सारे इश्यूज आते हैं। अगर मटेरियल जो हम पैक करते हैं उसका वॉल्यूम कंसिस्टेंट ना हो, या फिर टैबलेट की थिकनेस अगर वैरी हो रही है, कंसिस्टेंट नहीं है एक दूसरे से साथ, बैच टू बैच या फिर विद इन बैच थिकनेस डिफर कर रही है, एक दूसरे से वैरी हो रही है, तो भी ये पैकेजिंग की इशू आ सकती है। इसलिए थिकनेस को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सेकेंड पैरामीटर इज़ वेट ऑफ द टैबलेट। अब टैबलेट का वेट अफेक्ट क्यों होता है, कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट कर सकती है? फर्स्ट इज़ फिजिकल डायमेंशन। टैबलेट की डायमेंशन किस तरह की होती है उसी तरफ से टैबलेट का वेट भी अफेक्ट करता है। डेंसिटी ऑफ द मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी डेंसिटी अगर कम ज़्यादा है, उसका मिक्सचर अगर प्रॉपर नहीं हुआ है, तो भी टैबलेट का वेट वैरी हो सकता है। नेक्स्ट इज़ द साइज़ एंड शेप ऑफ द टैबलेट कैन इन्फ्लुएंस। साइज़ एंड शेप अगर टैबलेट की कंसिस्टेंट नहीं है तो उससे क्या क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस हो सकती है। सबसे पहले साइज़ एंड शेप पे डिपेंड करता है कि हम टैबलेट की मशीन कौन सी यूज़ कर रहे हैं। अगर हमें शेप टैबलेट चाहिए होती है तो उसके लिए स्लॉटेड पंचेस हमें यूज़ करने होते हैं। नेक्स्ट इज़ पार्टिकल साइज़ फॉर द ग्रैनुलेशन। जिस शेप की साइज़ की टैबलेट हमें चाहिए तो उसी तरह से ग्रैनुलेशन की पार्टिकल साइज़ हमें रखनी होती है। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्शन लॉट साइजेस।
आफ्टर दैट पैकेजिंग ऑपरेशंस एंड द नेक्स्ट इज़ कॉस्ट टू प्रोड्यूस द टैबलेट। तो ये सारी चीज़ें होती है जो साइज़ एंड शेप जो होती है टैबलेट की वो इन्फ्लुएंस कर सकती है। द शेप ऑफ द टैबलेट अलोन कैन इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ टैबलेट मशीन यूज़। जैसे कि मैंने पहले बताया, जो शेप होती है टैबलेट की उस पर डिपेंड करता है कि टैबलेट मशीन कौन सी यूज़ करेंगे हम। जो शेप टैबलेट्स होती है उसके लिए स्लॉटेड पंचेस की ज़रूरत होती है जो स्लोअर स्पीड पे रन हो सके, और जो कन्वेंशनल टैबलेट होती है उसमें कन्वेंशनल टैबलेट मशीन यूज़ की जाती है। कन्वेंशनल टैबलेट मतलब राउंड शेप टैबलेट, उसमें कन्वेंशनल पंचेस कन्वेंशनल मशीन हम यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट अगर हम शेप टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, आगे मैं अपने स्लाइड में दिखाने वाली हूँ कि शेप टैबलेट्स कौन कौन से शेप की टैबलेट होती है, तो उसके लिए हमें स्लॉटेड पंचेस की ज़रूरत होती है। अब ये देखिए, ये है टैबलेट के डिफरेंट तरह के शेप, इन शेप में टैबलेट अवेलेबल होती है। ये देखिए, ये एक टैबलेट का शेप है, लाइक ये ट्रायंगुलर है, ओवल है, कैप्सूल टाइप। ये देखिए यहाँ पर भी राउंड है, ये ओवल है थोड़ा सा, यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भी है, ये डायमंड शेप है, सर्कुलर शेप है, ये रेक्टेंगुलर शेप है। तो डिफरेंट टाइप की शेप की टैबलेट हो सकती है। अब ये जो कॉमन टैबलेट के शेप होते हैं उसमें होता है राउंड, उसके बाद स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, कैप्सूल टाइप, आलमंड टाइप, पेंटागन टाइप, ओवल, लॉजेंजेस टाइप, डायमंड टाइप, ट्रायंगल, कोर रॉड, हार्ट शेप टैबलेट होती है। ये भी आप देख रहे हैं कॉमन टैबलेट प्रॉपर्स में। यहाँ पे देखिए कि स्टैंडर्ड टाइप होता है, ये देखिए ये कॉन्वेक्स टैबलेट में होता है, ये शैलो होता है, ये डीप, एक्स डीप, एक्स्ट्रा डीप। तो इस तरह के टैबलेट के डिफरेंट टाइप्स के शेप्स होते हैं। तो इन शेप्स के अकॉर्डिंगली टैबलेट पंचिंग जो मशीन हम यूज़ करते हैं वो भी चेंज हो सकती है। अब क्या होता है कि टैबलेट कॉम्प्रेशन के वक्त उस पर जो फोर्सेस अप्लाई होते हैं वो यूनिफॉर्म नहीं होते, नॉन यूनिफॉर्म फोर्सेस भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इसकी वजह से कॉम्प्रेशन की वजह से थोड़े से डिफेक्ट आ सकते हैं टैबलेट में। तो जितना हम कॉन्वेक्स टैबलेट का सरफेक्स होता है, कॉन्वेक्स टैबलेट्स बनाते हैं तो कैपिंग की प्रॉब्लम इसमें ज़्यादातर देखने को मिलती है। जितना कॉन्वेक्स पंच हम यूज़ करते हैं उतनी ही कैपिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन वाला सिस्टम यहाँ पे हो गया। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक तो हमें जो फोर्स यूज़ कर रहे हैं हम कॉम्प्रेशर फोर्स, उसको थोड़ा सा कम करना होगा, मशीन की रेट थोड़ी सी स्लो रखनी होगी, या फिर प्री कॉम्प्रेशन करना होगा टैबलेट का, जिससे हम कैपिंग की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इवेल्युएशन पैरामीटर इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग्स। अब इन टैबलेट पे आप देख रहे हैं कि कलर के साथ साथ इन पे कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क भी आपको देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए, ये किस तरह का लोगो यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है, इस टैबलेट पे है, इस टैबलेट पे है, यहाँ पे लेटर्स को इम्पोज किया हुआ है। तो ये होते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग। अब इस टेक्निक पे क्या होता है कि इन एडिशन टू कलर, to aid in the rapid identification of products such as embossing, engraving और imprinting। कलर क्या करता है, टैबलेट के कलर से हम पहचान जाते हैं, एक आइडेंटिटी मार्क होता है कलर टैबलेट का। बट उसी के साथ साथ प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हम क्या करते हैं, एम्बॉसिंग करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे KERRY ये लेटर्स यहाँ पे एम्बॉस किए हुए हैं। इसी तरह से एनग्रेविंग, प्रिंटिंग किया जाता है टैबलेट में, जो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स एज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग सर्व करता है। तो इस टेक्निक में हम टैबलेट के जो ऊपर आइडेंटिफिकेशन मार्किंग होते हैं, एनग्रेविंग, प्रिंटिंग या फिर लोगो जो होते हैं, तो उसकी मदद से टैबलेट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ये जो लोगोस होते हैं एक इंफॉर्मेशन मार्किंग होती है जो टैबलेट के ऊपर प्लेस की जाती है। अब इसमें क्या आता है, एक तो लोग इम्प्रिंट करते हुए कंपनी का नेम डालेंगे या फिर कंपनी का कोई सिंबल डालेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये है कंपनी का सिंबल, ये देखिए ये जो लोगो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है कंपनी का सिंबल, ये कंपनी का सिंबल हो सकता है। उसके बाद कंपनी का नेम हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे केरी ये लिखा हुआ है, केरी, यहाँ पे भी लिखा है कुछ SHEEFLE ऐसा कुछ लिखा है, तो ये कंपनी का नेम हो सकता है। या फिर ये प्रोडक्ट का कोड हो सकता है, जो नेशनल ड्रग कोड होता है वो नंबर वो टैबलेट पे इनग्रेव कर सकते हैं। या फिर प्रोडक्ट का नेम हो सकता है, टैबलेट का नाम हो सकता है, जैसे कि एस्पिरिन, पैरासीटामोल। अब पैरासीटामोल के टैबलेट पे P इनग्रेव किया हुआ देखेंगे तो वो प्रोडक्ट का नेम का कोड भी हो सकता है, प्रोडक्ट का नेम भी हो सकता है, या फिर प्रोडक्ट की पोटेंसी हो सकती है। जैसे कि पैरासीटामोल टैबलेट की पोटेंसी है 500 मिलीग्राम, तो वो 500 वहाँ पे लिखा हुआ होगा। टैबलेट एक मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड करता है कि उन्हें टैबलेट पे कौन सी आइडेंटिफिकेशन मार्किंग देनी है।
तो उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन मार्किंग के बाद आता है ऑर्गेनोलिप्टिक प्रॉपर्टी। अब ऑर्गेनोलिप्टिक प्रॉपर्टी में आता है कलर ऑर्डर टेस्ट। तो सबसे पहले पैरामीटर होता है कलर। कलर से क्या होता है, रैपिड आइडेंटिफिकेशन होता है और कलर से ही कंज्यूमर का एक्सेप्टेंस भी हमें पता चलता है। अगर फ्रेश कलर है तो कंज्यूमर का एक्सेप्टेंस उसमें बहुत ज़्यादा होगा, डल कलर है तो एक्सेप्टेंस हो सकता है कि उसमें कम हो, टोटली डिपेंड करता है कंज्यूमर पे। तो टैबलेट का जो कलर होता है वो पूरी टैबलेट पे यूनिफॉर्म होना चाहिए, सिंगल टैबलेट में यूनिफॉर्म होना चाहिए, साथ ही साथ एक बैच की सारी टैबलेट में यूनिफॉर्म होना चाहिए, लॉट टू लॉट में भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर यूनिफॉर्म नहीं हुआ है कलर डिस्ट्रीब्यूशन तो उससे क्या होगा, मॉडलिंग हो सकता है, एस्थेटिक अपील उसमें कम आ सकता है, कंज्यूमर एक्सेप्टेंस उसका कम हो सकता है। दूसरा ये कि कंज्यूमर जो होते हैं वो विजुअल इंस्पेक्शन से ही नॉन यूनिफॉर्मिटी जो होती है कलर की, कंटेंट की, तो वो पहचान जाते हैं और वो जो ड्रग प्रोडक्ट होता है वो पुअर क्वालिटी का दिखाई देता है, तो उससे कंज्यूमर एक्सेप्टेंस कम हो सकता है। नेक्स्ट इज़ हाउ टू डिस्टिंग्विश द डिफरेंस इन कलर। अब सारे कलर्स जो होते हैं वो आंखों से हम विजुअलाइज नहीं कर सकते, आंखों से उसे इंस्पेक्ट नहीं कर सकते कि कलर डिफरेंस है कि नहीं है। कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो हम आंखों से भी विजुअलाइज करके उसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ कलर के आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें स्पेशल टाइप्स की मशीन्स यूज़ करनी पड़ती है। तो स्मॉल डिफरेंसेस जो होते हैं वो आंखों से हम प्रिसाइजली डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि कुछ कलर स्टैंडर्ड के साथ उस टैबलेट के कलर को हमें कंपेयर करना होगा। लेकिन जो स्टैंडर्ड कलर्स होते हैं जिनके साथ हम टैबलेट के कलर को कंपेयर कर रहे हैं विजुअल आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, तो हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि वो जो कलर होते हैं वो भी टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। तो हमें फ्रीक्वेंट रिडिफिनेशन करना चाहिए कि स्टैंडर्ड कलर में कौन से चेंजेस हो रहे हैं और टैबलेट के ओरिजिनल कलर में कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं, तो उसके साथ हमें कंपेयर करना चाहिए। जो ग्रेजुअल और सिग्निफिकेंट चेंज होते हैं वो एक्सेप्टेबल होने चाहिए कलर के साथ। ये जो मशीन आप देख रहे हैं वो हम टैबलेट के कलर के चेंजेस को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि सारे के सारे कलर चेंजेस हम यूजुअली वहाँ पे डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमें मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें आता है रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ट्राइस्टिम्युलस कलरीमेट्रिक मेजरमेंट्स, माइक्रो रिफ्लेक्टेंस फोटोमीटर जो कलर यूनिफॉर्मिटी, टैबलेट के सरफेस का ग्लॉस, ये इस तरह के पैरामीटर्स को मेजर करते हैं। तो जो चीज़ें हम आँखों से देख नहीं पाते हैं तो वो सारी चीज़ें हम मशीन्स की मदद से भी डिफरेंस जो होते हैं कलर के उसे अच्छे तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ओडर। ऑर्गेनोलिप्टिक प्रॉपर्टी में ओडर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है। पहले हमने देखा कलर, अब होता है ओडर। ओडर जो होता है वो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम इंडिकेट करता है। अब इसके एग्जांपल क्या है, अगर एसिटिक एसिड का ओडर हमें आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि एस्पिरिन की टैबलेट डिग्रेड हो गई है। जो विटामिन्स होते हैं टैबलेट में हम यूज़ करते हैं, विटामिन्स या फिर विटामिन की टैबलेट बनाते हैं, तो विटामिन को एक कैरेक्टरिस्टिक ओडर होता है जो उसका ओरिजिनल ओडर होता है विटामिन्स का। तो वो अगर ओडर आता है तो हम समझ जाते हैं कि वो विटामिन्स कंटेन करते हैं टैबलेट। नेक्स्ट इज एडेड इंग्रेडिएंट। एडेड इंग्रेडिएंट में क्या आता है, फ्लेवरिंग एजेंट्स या फिर उसे हम फ्लेवर्स भी कहते हैं। अब ये जो फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं एक प्लीजेंट ऑर्डर देते हैं टैबलेट को, तो अगर प्लीजेंट ऑर्डर आ रहा है तो हम समझ जाते हैं कि टैबलेट में फ्लेवरिंग एजेंट्स ऐड किए हुए हैं। नेक्स्ट इज द डोसेज फॉर्म। फिल्म कोटेड टैबलेट जो होती है उसे कैरेक्टरिस्टिक ओडर होता है। जो फिल्म्स होते हैं पॉलीमर्स हम यूज़ करते हैं वो पॉलीमर्स की ओडर होती है। तो डोसेज फॉर्म जो होते हैं फिल्म कोटेड टैबलेट के उसे कैरेक्टरिस्टिक ओडर होता है। तो ओडर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम भी इंडिकेट करता है, या फिर जो इंग्रेडिएंट हमने उसमें ऐड किए हैं किस टाइप का डोसेज फॉर्म है उस टाइप पे डिपेंड करता है कि टैबलेट का ओडर कैसा होगा। नेक्स्ट इज टेस्ट। कलर, ओडर एंड टेस्ट। जो टेस्ट होता है वो कंज्यूमर एक्सेप्टेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और स्पेशली जो च्यूएबल टैबलेट होती है जिसे हम च्यू करते हैं, स्वैलो नहीं करते हैं, क्योंकि च्यू करते वक्त उसका टेस्ट मुँह में आएगा। अगर वो बीटर रहेगा तो ऑब्वियसली उसका कंज्यूमर एक्सेप्टेंस लो हो जाएगा, तो इसलिए हमें उसे स्वीट रखना होता है। तो जो बहुत सारी कंपनीज जो होती है
तो एक टेस्ट पैनल वहाँ पे हायर करती है। तो टेस्ट पैनल क्या करता है, वो टैबलेट की जो टेस्ट होती है, फ्लेवर्स होते हैं, उसका प्रेफरेंस जो होता है वो जज करते हैं कि कौन सी टेस्ट अच्छी है टैबलेट की, ये वाली या फिर वो वाली। तो जो टेस्ट पैनल डिसाइड करते हैं कि टैबलेट की ये वाली टेस्ट अच्छी है, यहाँ से कंज्यूमर एक्सेप्टेंस आ सकता है, कंज्यूमर एक्सेप्टेंस गुड मिल सकता है, तो वो टेस्ट टैबलेट की फाइनल टेस्ट वो रखते हैं, फ्लेवर्स पे डिपेंड करता है। अब ये तो थे ऑर्गेनोलिप्टिक प्रॉपर्टीज़ जो अब तक हमने देखे, कलर, ऑर्डर एंड टेस्ट। अब टैबलेट लेवल के फ्लॉज कौन से होते हैं? टैबलेट लेवल के फ्लॉज हो सकते हैं चिप्स, क्रैक्स, कंटामिनेशन फ्रॉम फॉरेन सॉलिड सब्सटेंसेस। फॉरेन सॉलिड सब्सटेंसेस में क्या आएगा, मतलब जो टैबलेट कॉम्प्रेस करते वक्त हमने जो ग्रैनुलेशन मटेरियल बनाया था, उसके अलावा और कोई मटेरियल टैबलेट में एक्सीडेंटली प्रेजेंट हुआ है, तो वो हेयर फॉलिकल हो सकते हैं, या फिर ऑयल के ड्रॉप हो सकते हैं, या फिर कुछ डर्ट हो सकता है। तो अगर इन सारे सब्सटेंस का टैबलेट में कंटामिनेशन हुआ है, टैबलेट को चिप्स गए हैं, क्रैक्स गए हैं, या फिर उसका टैबलेट का सरफेस कुछ ठीक नहीं है, डल सरफेस है, स्मूथ सरफेस नहीं है, तो वो हो सकते हैं टैबलेट लेवल के फ्लॉज। अब इसे डिटेक्ट कैसे करें? डिटेक्ट करने के लिए दो चीज़ें, फर्स्ट इज़ विजुअल इंस्पेक्शन टेक्निक एंड सेकेंड इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब ये जो आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये टैबलेट को क्रैक गए हैं, और ये जो है ये फिल्म में भी क्रैक गए, ये फिल्म कोटेड टैबलेट है। तो ये सारी चीज़ें जो है लाइक ये क्रैक, चिप्स, कंटामिनेशन फ्रॉम फॉरेन सॉलिड सब्सटेंसेस, ये हम विजुअली इंस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम विजुअली इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो वो हम डिटरमाइन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से। ऑर्गेनोलिप्टिक प्रॉपर्टी के बाद जो नेक्स्ट इवैल्यूएशन पैरामीटर है वो है हार्डनेस एंड फ्राइबिलिटी। टैबलेट रिक्वायर्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ और हार्डनेस एंड रेजिस्टेंस टू फ्राइबिलिटी। टैबलेट में एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एक हार्डनेस होनी चाहिए, और फ्राइबिलिटी में रेजिस्टेंस भी होना चाहिए, तभी टैबलेट एक अच्छी और गुड क्वालिटी की टैबलेट हो सकती है। अब देखते हैं कि ये जो हार्डनेस और फ्राइबिलिटी जो पैरामीटर होते हैं, तो उससे मैच करने के लिए टैबलेट में कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए? टैबलेट हैज़ टू विथस्टैंड मैकेनिकल शॉक्स ऑफ हैंडलिंग इन मैन्युफैक्चर, पैकेजिंग एंड शिपिंग। अब देखिए, मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त, पैकेजिंग करते वक्त, टैबलेट को हैंडल करते वक्त, या फिर उन्हें शिप करते वक्त टैबलेट की जो स्ट्रिप्स होती है, टैबलेट की जो पैकेजिंग होते हैं, वो यहाँ से वहाँ रखते वक्त टैबलेट को थोड़ी सी शॉक्स लगती है हैंडलिंग के दौरान, थोड़े से उसे जर्क्स मिलते रहते हैं। तो अगर उन शॉक्स की वजह से टैबलेट ब्रेक हो गई, तो क्या वो कंज्यूमर के पास होल टैबलेट रिसीव होके कंज्यूमर को नहीं होगी। तो हमें ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि शिपमेंट के दौरान, मैन्युफैक्चरिंग के हैंडलिंग के दौरान टैबलेट ब्रेक ना हो। नेक्स्ट इज adequate tablet hardness and resistance to powdering and friability are necessary requisite for consumer acceptance। हार्डनेस के साथ साथ टैबलेट नीचे गिरने के बाद पाउडर ना बन जाए टैबलेट की, ये भी हमें ध्यान में रखना होता है। अब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे फिगर में, ये हार्डनेस डिटेक्टर है। यहाँ पे टैबलेट हमने प्लेस की है, और ये जो पंच है, ये यहाँ पे इसे कुछ फोर्स दिया जाएगा, वो फोर्स के साथ इस टैबलेट पे स्ट्राइक किया जाएगा। स्ट्राइक करने के बाद ये टैबलेट यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी, और टैबलेट ब्रेक करने के लिए कितना फोर्स लगा है, उस फोर्स का रीडिंग यहाँ पे नोट हो जाएगा। इसके सामने यहाँ पे डिजिटल रीडिंग आता है, तो वो वहाँ पे नोट हो जाएगा। तो ऐसे हार्डनेस का डिटर्मिनेशन किया जाता है। ये देखिए, ये है फ्राइबिलिटी डिटेक्टर, इसे रोशे फ्राइबिलिटर कहते हैं। ये जो व्हील होता है, यहाँ पे 20 टैबलेट्स, यहाँ पे आप अपने हिसाब से 10 या फिर 20 टैबलेट्स रख सकते हैं। इंडिविजुअल टैबलेट का वेट करेंगे, इसके बाद 20 टैबलेट का एक साथ वेट करेंगे, और ये 20 टैबलेट यहाँ पे हम इस व्हील में रख देंगे। ये जो व्हील होता है, ये रोटेट होता रहता है, 25 रोटेशन पर मिनट, इतना इसका स्पीड रहता है। और ये 4 मिनट के लिए हम 100 रोटेशंस इसके सेट कर देते हैं। तो ये यहाँ पे जाएगा, इस ऊपर से सर्कल पे जाके फिर से यहाँ पे नीचे गिरेगा, फिर जाएगा, फिर सर्कल क्रॉस करके यहाँ पे नीचे गिरेगा। तो हम यहाँ ये टेस्ट करते क्यों हैं? इससे हमें पता चलता है कि टैबलेट की फ्राइबिलिटी कैसी है। अब ये जो टैबलेट हमने यहाँ पे वेट की है, तो फ्राइबिलिटी टेस्ट होने के बाद हम फिर से इसका वेट करेंगे और देखेंगे कि इनिशियली हमने जो वेट किया था,
तो ऊपर से गिरी है टैबलेट, इसका मतलब इसका कुछ तो मतलब पाउडर नीचे गिरा होगा। तो नीचे गिरने के बाद इसका वेट कितना है, टैबलेट का वेट कितना है इंडिविजुअल टैबलेट का, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही है वेट, अगर वो कंट्रोल में है, लिमिट सेट किया होता है कि इतना वेट जो है वो अगर टैबलेट का कम भी हो जाए शिपमेंट के दौरान तो भी चल जाएगा। तो उस लिमिट के अंडर अगर ये टैबलेट फॉल हुई है उसकी रीडिंग तो इट्स ओके, अदरवाइज़ ये टैबलेट की बैच हमें रिजेक्ट करनी पड़ती है। अब ये देखते हैं कि हम रिलेशनशिप क्या होता है हार्डनेस का, डिसइंटीग्रेशन का और डिसोल्यूशन का। तो रिलेशनशिप ऑफ हार्डनेस टू टैबलेट डिसइंटीग्रेशन एंड मोर सिग्निफिकेंटली टू द ड्रग डिसोल्यूशन रिलीज रेट। टैबलेट जितनी ज़्यादा हार्ड होगी उतना ही डिसइंटीग्रेशन टाइम ज़्यादा होगा। टैबलेट जितनी ज़्यादा कम हार्ड होगी उतना ही डिसइंटीग्रेशन टाइम कम होगा। लेकिन हमें एक ऐसी परफेक्ट टैबलेट बनानी होती है जिसका डिसइंटीग्रेशन टाइम भी ऑप्टिमम हो और जिसकी हार्डनेस भी ऑप्टिमम हो। द मॉनिटरिंग ऑफ टैबलेट हार्डनेस फॉर ड्रग प्रोडक्ट्स दैट पजेस रियल और पोटेंशियल बायोअवेलेबिलिटी प्रॉब्लम और दैट आर सेंसिटिव to alter dissolution release profiles as a function of compressive force employed। जिन टैबलेट में रियल और पोटेंशियल बायो अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम होती है या फिर जिसकी डिसोल्यूशन की प्रॉब्लम जो होती है या फिर जो ड्रग डिसोल्यूशन के लिए सेंसिटिव होते हैं, ऐसी टैबलेट की हार्डनेस को मॉनिटर करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि थोड़ी सी भी कॉम्प्रेशन फोर्स अगर हम उसमें कम ज़्यादा करेंगे तो उसकी पूरी डिसोल्यूशन रिलीज प्रोफाइल या फिर बायो अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम, बायो अवेलेबिलिटी इश्यूज हैम्पर हो सकते हैं। अब बात आती है टैबलेट हार्डनेस डिटेक्शन की। तो टैबलेट हार्डनेस डिटेक्ट करने के लिए हम टैबलेट की स्ट्रेंथ को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कैसे करें? स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए हमें टैबलेट को हाथ की सेकेंड और थर्ड फिंगर के बीच में प्लेस करना होता है और थंब को एज अ फलक्रम एक्ट करना होता है। तो थंब से एज अ फलक्रम हम एक्ट करेंगे तो उसमें हम टैबलेट की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम अंगूठे से ही प्रेस करें तो टैबलेट तो वैसे ही टूट जाएगी, लेकिन स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए सेकेंड और थर्ड फिंगर के बीच में टैबलेट को प्लेस करना है और थंब को एज अ फलक्रम एक्ट करना है। अगर टैबलेट टूट गई तो उसके ऊपर हम टैबलेट की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर उसके बाद शार्प स्नैप मिलता है, इस तरह से टैबलेट को प्लेस करके थंब के ऊपर फोर्स देने से टैबलेट में शार्प स्नैप मिलता है, तो टैबलेट एक्सेप्टेबल स्ट्रेंथ में है। इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं। टैबलेट की हार्डनेस हम मशीन की मदद से भी डिटरमाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम क्रशिंग स्ट्रेंथ डिटरमाइन करते हैं। क्रशिंग स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने के लिए हमें ये जो फिगर में आप देख रहे हैं इस टाइप की मशीन की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे दो पंचेस के बीच में हम टैबलेट को प्लेस करते हैं। ये पंचेस जो होते हैं इसमें ये जो पंच होता है ये कंप्रेशन फोर्स अप्लाई करता है यहाँ पे, और ये जो है इसे एनविल्स कहते हैं। यहाँ पे टैबलेट प्लेस की जाती है और यहाँ से कंप्रेशन फोर्स अप्लाई किया जाता है डायमेट्रिकल डायरेक्शन से। तो फोर्स अप्लाई करने के बाद टैबलेट यहाँ पे क्रश हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, और उसकी जो फोर्स अप्लाई हुई है वो डिजिटली यहाँ पे शो की जाती है। यहाँ पे डिजिटल रिकॉर्डर होता है। तो इस तरह से हार्डनेस डिटेक्ट की जाती है। अब देखते हैं कि टैबलेट हार्डनेस डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट इज मॉन्सेंटो टेस्टर, सेकेंड स्ट्रॉन्गकॉप टेस्टर, थर्ड फाइजर टेस्टर, फोर्थ एरवेका टेस्टर, फिफ्थ शिनिगर टेस्टर। ये जो आप फिगर में देख रहे हैं ये है मॉन्सेंटो टेस्टर। ये यहाँ पे आप टैबलेट देख रहे हैं, तो टैबलेट यहाँ पे इस तरह से प्लेस की जाती है और ये जो स्क्रू होता है ये घुमाया जाता है। तो फिर ये जो प्लंजर होता है ये टैबलेट पे फोर्स अप्लाई करता है जहाँ से टैबलेट ब्रेक हो जाती है, और इस स्केल पे टैबलेट पे जितना फोर्स अप्लाई हुआ है उसकी रीडिंग यहाँ पे कैप्चर की जाती है। ये वाली फिगर है स्ट्रॉन्गकॉप टेस्टर की। यहाँ पे भी सेम तरीके से हार्डनेस डिटरमाइन की जाती है। ये होता है प्रेशर। यहाँ पे हम प्रेशर डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितना प्रेशर हमने अप्लाई किया है। नेक्स्ट इज फाइजर टेस्टर। यहाँ पे हम टैबलेट प्लेस करते हैं, यहाँ पे से इससे हम रीडिंग रिकॉर्ड करते हैं और यहाँ से फोर्स अप्लाई किया जाता है। यह है एरवेका टेस्टर जो मैंने आपको बताया था।
कि यहाँ से कंप्रेशन फोर्स अप्लाई किया जाता है और डिजिटल रीडिंग रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये होता है एरवेका टेस्टर। एंड द लास्ट इज श्यूनिगर टेस्टर। यहाँ पे भी डिजिटली रिकॉर्ड किया जाता है जो भी रीडिंग होता है हार्डनेस। टैबलेट कॉम्प्रेशन करते वक्त टायर में कितना ग्रैन्युलेशन मटेरियल फील हुआ है और कितना कॉम्प्रेशन फोर्स यूज़ हुआ है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि टैबलेट की हार्डनेस कैसी होगी या फिर टैबलेट की थिकनेस कैसी होगी। अब मान लीजिए कि डायफील तो कांस्टेंट है, पर एडिशनल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी वजह से टैबलेट की हार्डनेस इंक्रीज़ हो रही है। अब हार्डनेस इंक्रीज़ हो रही है मतलब टैबलेट हार्ड हो रही है, क्योंकि कॉम्प्रेशन फोर्स ज़्यादा अप्लाई हुआ है। तो इसीलिए टैबलेट की थिकनेस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। टैबलेट लैमिनेट और कैप जो डिफेक्ट देखने को मिलते हैं टैबलेट में, वो टैबलेट की इंटीग्रिटी को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। अब हमने जो फर्स्ट वाला एग्जांपल देखा कि कांस्टेंट डायफील होते वक्त एडिशनल कॉम्प्रेशन फोर्स हम जब अप्लाई करते हैं तब हार्डनेस इंक्रीज़ हो जाती है और थिकनेस डिक्रीज़ हो जाती है। वैसे ही कांस्टेंट कॉम्प्रेशन फोर्स है, इमेजिन कीजिए कांस्टेंट कॉम्प्रेशन फोर्स है, जो अपर पंच और लोअर पंच है उसका डिस्टेंस भी फिक्स्ड है, तब हार्डनेस इंक्रीज़ होता है जब डायफिल में मटेरियल ग्रैन्युलर का जो होता है वो भी इंक्रीज़ होता है और हार्डनेस भी इंक्रीज़ होता है। लेकिन उसी वक्त जो लोअर डायफिल में जो मटेरियल फील होता है वो डिक्रीज़ होता है। तो ये चीज़ एक दूसरे, ये दोनों जो चीज़ें हमने देखी कांस्टेंट डायफिल और कांस्टेंट कॉम्प्रेशन में, वो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। अब देखते हैं ये जो टैबलेट होती है वो कब तक हार्ड रहती है। तो टैबलेट होती है तो वो कॉम्प्रेशन के कुछ घंटों बाद हार्ड होती है। जब हम इमीडिएटली कॉम्प्रेशन के बाद टैबलेट बाहर निकालते हैं तब वो इतनी हार्डर नहीं होती। जब वो थोड़े से 1-2 घंटे के बाद कॉम्प्रेशन के बाद जितनी हार्ड हो जाती है उतनी वो इमीडिएटली कॉम्प्रेशन के बाद नहीं रहती। जो लुब्रिकेंट्स हम यूज़ करते हैं कॉम्प्रेशन के वक्त वो भी हार्डनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं टैबलेट के साइज़ की। 2 टैबलेट्स होती है, मतलब 2 साइज़ की टैबलेट्स होती है, एक होती है स्मॉल टैबलेट्स और एक होती है लार्ज टैबलेट्स। तो क्या होता है कि जो लार्ज टैबलेट होती है उसे कॉम्प्रेस करने के लिए ग्रेटर फोर्स यूज़ किया जाता है, ग्रेटर कॉम्प्रेशन फोर्स यूज़ किया जाता है। तो स्मॉल टैबलेट्स के मुकाबले लार्ज टैबलेट्स थोड़ी सी हार्डर होती है। ग्रैन्युलेशन में जब हम 2 टूल्स यूज़ करते हैं, फर्स्ट इज़ फ्लैट टूल मतलब फ्लैट पंचेस एंड सेकेंड इज़ कॉन्वेक्स कनकेव पंचेस। तो फ्लैट पंचेस जो होते हैं, जब हम फ्लैट टैबलेट मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, बट इसके कंपैरिजन में अगर हम कॉन्केव पंचेस यूज़ करें, मतलब अगर हम कॉन्वेक्स टैबलेट बनाना चाहें तो वो इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती जितनी फ्लैट टैबलेट होती है। अब टैबलेट हार्डनेस एक एब्सोल्यूट इंडिकेटर है कि नहीं टैबलेट स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, ये जानना इंपॉर्टेंट है। सिंस some formulation when compressed into very hard tablets tend to cap on attrition, losing their crown portion. So टैबलेट हार्डनेस जो होता है वो एक एब्सोल्यूट इंडिकेटर नहीं है स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। इसके लिए इसके साथ साथ हम हार्डनेस के साथ साथ उसकी फ्राइबिलिटी भी चेक करते हैं। अब कुछ फॉर्मुलेशंस ऐसे होते हैं जब कंप्रेस करते हैं उन्हें तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड टैबलेट बन जाते हैं और कैपिंग भी हो सकती है ड्यू टू एट्रिशन, और वो अपनी क्राउन की प्रॉपर्टीज़ पोर्शंस जो होते हैं, क्राउन पोर्शंस जो होते हैं वो लूज़ कर देते हैं। तो इसीलिए टैबलेट स्ट्रेंथ के लिए हम फ्राइबिलिटी, ये जो टेस्ट होती है वो भी मेजर करते हैं। सो हार्डनेस इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट इंडिकेटर ऑफ स्ट्रेंथ। अब कुछ टैबलेट्स ऐसी होती है जो मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलिंग, शिपमेंट, पैकेजिंग, तो इनके दौरान वो पाउडर हो जाते हैं, चिपिंग हो जाता है और उसके फ्रैगमेंट्स अलग अलग हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एलिगेंस जो है वो तो टैबलेट लूज़ कर देती है, कंज्यूमर एक्सेप्टेंस इसमें नहीं होता और डर्टी इफ़ेक्ट इसमें क्रिएट हो जाते हैं। कोटिंग के, पैकेजिंग के अलग अलग डिफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं और ये सारी चीज़ें जो है वो वेट वेरिएशन में कन्वर्ट हो जाती है और कंटेंट यूनिफॉर्मिटी की प्रॉब्लम दे सकती है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये है रोशे फ्राइबिलेटर। मैंने आपको पहले भी समझाया कि ये रोशे फ्राइबिलेटर वर्क कैसे करता है। ये लैबोरेटरी फ्राइबिलेटर होता है जिसे हम रोशे फ्राइबिलेटर कहते हैं। रोशे ने इसे इन्वेंट किया था इसलिए इसे रोशे फ्राइबिलेटर कहते हैं।
इसमें क्या होता है कि कन्वेंशनल कॉम्प्रेस टैबलेट्स हम यहाँ पे प्लेस करते हैं और उसकी फ्रायबिलिटी चेक करते हैं, इनिशियल वेट एंड आफ्टर फ्रायबिलिटी टेस्ट जो वेट आता है उसमें डिफरेंस हम निकालते हैं। और जो कन्वेंशनल टैबलेट होती है वो यूजुअली 0.5 to 1% लूज़ कर जाती है अपना वेट पहले और बाद में आफ्टर फ्रायबिलिटी टेस्ट। तो अगर 0.5 to 1% के बीच में उन्होंने अपना वेट लूज़ किया है तो इट इज़ ओके, इट इज़ एक्सेप्टेबल। अब फ्रायबिलिटी जो होती है तो उसके लिमिट्स भी हर एक टैबलेट के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे कि कन्वेंशनल जो स्वैलो करने वाली टैबलेट्स होती है तो उसके लिए अलग होते हैं, च्यूएबल टैबलेट के लिए अलग होती है फ्रायबिलिटी की लिमिट, इफरवेसेंट टैबलेट के लिए अलग होती है। अब ये जो च्यूएबल और इफरवेसेंट टैबलेट होती है वो हाई फ्रायबिलिटी वेट लॉस उसमें देखा जाता है, क्योंकि च्यूएबल टैबलेट और इफरवेसेंट टैबलेट जो होती है वो ऑलरेडी कम हार्डनेस की होती है, उसमें डिसइंटीग्रेंट होते हैं तो उसकी हार्डनेस ज़्यादा नहीं होती है। इसीलिए फ्रायबिलिटी टेस्ट करते वक्त वो अपना बहुत सारा वेट यहाँ पे लूज़ कर देती है और इसके लिए स्पेशल स्टैक पैकेजिंग की ज़रूरत होती है। जब कैपिंग का डिफेक्ट ऑब्जर्व करते हैं हम च्यूएबल टैबलेट या फिर इफरवेसेंट टैबलेट के लिए, तो ये जो टैबलेट होती है च्यूएबल और इफरवेसेंट टैबलेट, उसमें अगर हम कैपिंग का इफेक्ट देख रहे हैं तो ऐसी टैबलेट हम कमर्शियली यूज़ नहीं कर सकते। अब इसका परसेंटेज चाहे लिमिट में बैठे या नहीं न बैठे, लेकिन अगर कैपिंग का इशू च्यूएबल टैबलेट में और इफरवेसेंट टैबलेट में हम प्रायोरिटी के दौरान देख रहे हैं तो ऐसी टैबलेट हमें रिजेक्ट करनी है वही के वही। ओके, एंड फ्रायबिलिटी के साथ साथ कुछ एडिशनल टेस्ट भी होते हैं जो हम करते हैं। तो इसमें रफ हैंडलिंग टेस्ट यूजुअली इंक्लूड होते हैं। तो उसमें आता है वाइब्रेशन टेस्ट। एक वाइब्रेटर में टैबलेट को प्लेस करते हैं और उसे वाइब्रेट करते हैं फॉर फ्यू टाइम, तो वो होता है वाइब्रेशन टेस्ट। और उसके बाद उसका वेट लॉस चेक करते हैं कि वाइब्रेशन टेस्ट के पहले वेट कितना था और वाइब्रेशन टेस्ट के बाद वेट कितना है, तो ये चीज़ें इसमें डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट इज ड्रॉप टेस्ट। एक सर्टन हाइट पे टैबलेट को प्लेस किया जाता है और वो वहाँ से सरफेस पे ड्रॉप की जाती है, तो उसके बाद का वेट चेक करते हैं, उसका वेट डिफरेंस निकालते हैं। नेक्स्ट इज इंक्लाइन प्लेन टेस्ट एंड फोर्थ इज शिफ्ट बॉटल प्रोडक्ट अक्रॉस द कंट्री एंड बैक अगेन टू एस्टिमेट द स्ट्रेंथ ऑफ न्यू टैबलेट प्रोडक्ट इन शिपमेंट। क्या होता है कि जो फ्रायबिलिटी हम चेक करते हैं तो उसके साथ साथ जो हमने अभी ये 3 वाली ऊपर वाली जो टेस्ट देखी, तो उसी के साथ साथ ये जो 4 टेस्ट होती है इसमें क्या होता है कि हम प्रोडक्ट को पैक करके बॉटल में पैक करके उसे अक्रॉस द कंट्री उसे शिप करते हैं और उसके बाद उसे फिर से वापस मंगवाते हैं, देखते हैं कि टैबलेट में कितना वेट लॉस हुआ है शिपमेंट के दौरान। तो ये जो टेस्ट होता है ये फ्रायबिलिटी के साथ, मतलब फ्रायबिलिटी को सपोर्ट में इसे किया जाता है। सो दीज टेस्ट कैन बी परफॉर्म टू गिव इंडिकेशन ऑफ हाउ वेल अ टैबलेट विल होल्ड अप इन इट्स स्पेसिफाइड पैकेज एंड शिपिंग कंटेनर ड्यूरिंग शिपमेंट। तो ये जो टेस्ट होता है फोर्थ वाला, ये शिपमेंट के दौरान जो टैबलेट के वेट में वेट लॉस आता है उसे डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये तो थे हमने अब तक देखे नॉन ऑफिशियल टेस्ट फॉर टैबलेट इवैल्यूएशन। अब देखते हैं कि ऑफिशियल टेस्ट क्या होते हैं इवैल्यूएशन के लिए। तो उसमें से फर्स्ट इज ड्रग कंटेंट एंड रिलीज। अब ये ड्रग कंटेंट एंड रिलीज वाला जो टेस्ट होता है ये क्यों किया जाता है? द फर्स्ट रीज़न इज टू इवैल्यूएट अ टैबलेट्स पोटेंशियल फॉर इफिकेसी। टैबलेट की पोटेंशियल हम इसमें डिटरमाइन करते हैं टैबलेट की इफिकेसी चेक करने के लिए, राइट। अब इसमें क्या होता है, द अमाउंट ऑफ ड्रग पर टैबलेट नीड टू बी मॉनिटर फ्रॉम टैबलेट टू टैबलेट एंड बैच टू बैच। टैबलेट तो हमने डिज़ाइन कर ली, उसमें फॉर एग्जांपल कंसिडर कर लीजिए कि 500 मिलीग्राम की टैबलेट हमने बना ली पैरासीटामोल की। अब डिटरमाइन करना है कि उसमें पैरासीटामोल का एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इज़ इट 325 mg और लेस दैन दैट और मोर दैन दैट। तो ये चीज़ें हमें डिटरमाइन करने के लिए हम कौन सी टेस्ट इवेल्युएट करते हैं, ड्रग कंटेंट एंड रिलीज। इसमें क्या करते हैं, हम टैबलेट की एबिलिटी मेजर करते हैं कि वो ड्रग को किस तरह से रिलीज़ कर रही है, और या फिर जिस तरह से रिलीज़ करना चाहिए क्या वो उस तरह से रिलीज़ कर रही है या नहीं विद इन गिवन टाइम पीरियड एंड विद इन गिवन क्राइटेरिया। तो ये चीज़ें हम ड्रग कंटेंट एंड रिलीज में चेक करते हैं। नेक्स्ट इज टैबलेट वेट वेरिएशन। पहला हमने देखा ड्रग कंटेंट एंड रिलीज, नेक्स्ट इज टैबलेट वेट वेरिएशन।
अब इसमें क्या होता है कि टैबलेट तो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ड्रग तो होता ही है टैबलेट में, जो टैबलेट फॉर्मूला होता है उसमें ड्रग होता है, इंग्रेडिएंट होता है, लेकिन ड्रग की जो अमाउंट होती है वो बिल्कुल स्पेसिफाइड होती है, वही हमें यूज़ करनी होती है। और टैबलेट का वेट जो है वो हम इसलिए मेजर करते हैं कि टैबलेट में जो हमने इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं उसमें जो अमाउंट ऑफ ड्रग हमने यूज़ किया है, फॉर एग्जांपल हम पैरासीटामोल की टैबलेट बना रहे हैं, उसमें पैरासीटामोल के साथ दूसरे भी इंग्रेडिएंट्स हैं, बट क्या पैरासीटामोल ही उसमें जितनी अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए, क्या वो उतनी अमाउंट में प्रेजेंट है? तो ये चेक करने के लिए हमें वेट वेरिएशन का टेस्ट करना पड़ता है। अब इसमें क्या करेंगे, हम सैम्पल टैबलेट्स लेंगे। यूजुअली सैम्पल टैबलेट्स 10 या फिर 20 होती है, यहाँ पे हम 10 कंसिडर कर लेते हैं, उसको वे करना है। ठीक है, 10 टैबलेट्स वे कर ली। अब ये जो 10 टैबलेट हमने वे कर ली है तो उससे एवरेज वेट निकालेंगे। तो 10 टैबलेट को वेट करने के बाद उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो एक टैबलेट का हमें एवरेज वेट मिल जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम इन द टेस्ट क्या है, क्योंकि ये जो सैम्पल टैबलेट हमने ली है तो इसमें एक एक्सेप्टेबल एवरेज वेट हमें चाहिए। अब कुछ टैबलेट इसमें ओवरवेट भी हो सकती है और कुछ अंडरवेट भी हो सकती है, तो हमें जो टैबलेट चाहिए वो एक्सेप्टेबल एवरेज वेट में चाहिए। उसके लिए हर एक टैबलेट के मोनोग्राफ के अंडर उसके लिमिट्स दिए होते हैं, तो वो हमें चेक करने होते हैं और उसके साथ इसे कंपेयर करना होता है। अब देखते हैं कि यूएसपी मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड नेशनल फॉर्मूलरी जो होती है उसने लिमिट्स क्या दिए हुए हैं। तो उसमें कुछ परमिसिबल वेरिएशन दिए हुए हैं, जिनके परमिसिबल वेरिएशंस मीन्स जो वेरिएशन टैबलेट के वेट में आते हैं, कुछ अंडर वेट होती है, कुछ ओवर वेट होती है, लेकिन फिर भी उन्हें परमिशन दी गई है कि उन सब का एक एवरेज वेट निकालिए और फिर वो एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं वो डिसाइड करने के लिए। तो ये जो एक्सेप्टेंस रेंज होती है वो परसेंटेज में दी होती है, एवरेज वेट सैंपल के परसेंटेज में। इंडिविजुअल टैबलेट को वेट करेंगे, फिर परसेंटेज ऑफ द एवरेज वेट ऑफ सैंपल, इसके कंपैरिजन में वो हम एक्सेप्टेबल रेंज वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यूएसपी और एनएफ के अकॉर्डिंगली ये जो चार्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं ये बता रहा है कि फर्स्ट कॉलम इज एवरेज वेट ऑफ टैबलेट, ये आईपी और बीपी के अकॉर्डिंग है, इसमें लिमिट दी है, और थर्ड वाले में एवरेज वेट ऑफ टैबलेट अकॉर्डिंग टू यूएसपी, यहाँ पे आईपीबीपी और यहाँ पे यूएसपी। तो आईपीबीपी के अकॉर्डिंग 80 मिलीग्राम और उससे कम वाली वेट वाली टैबलेट में लिमिट कितनी दी है, ±10%। अगर 80 मिलीग्राम या फिर 80 मिलीग्राम से थोड़ी सी कम वेट वाली टैबलेट है, लाइक हम मतलब कंसिडर कर लेते हैं कि 50 mg वाली टैबलेट है, तो उसमें कुछ अंडर वेट टैबलेट होगी, कुछ ओवरवेट टैबलेट होंगी। 80 mg की जो बैच होती है टैबलेट की उसमें कुछ अंडरवेट है, कुछ ओवरवेट है, तो उसमें अगर ±10% वेरिएशन है सो दैट्स ओके, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। अगर यूएसपी के हिसाब से देखें तो 130 mg और उसके थोड़ी सी नीचे मतलब 80 mg और लेस इज इन आईपीबीपी एंड 130 mg और लेस इज इन यूएसपी, तो उसमें ±10% का वेरिएशन इज अलाउड, ओके। नेक्स्ट इज मोर देन 80 mg और लेस दैन 250 mg, मतलब 80 to 250 mg के बीच में जो भी टैबलेट्स हम बना रहे हैं उसमें अंडरवेट ओवरवेट टैबलेट आएंगी उस बैच में, तो उसके लिए ±7.5% दिस लिमिट इज ओके फॉर आईपी एंड बीपी। बट यूएसपी में क्या दिखाया है इन्होंने कि 130 mg to 324 mg, इन दो लिमिट के बीच में जो टैबलेट हम बना रहे हैं अगर उस बैच में अंडरवेट ओवरवेट टैबलेट हो रही है तो ±7.5% हम अंडरवेट ओवरवेट टैबलेट का जो एवरेज वेट है वो कैलकुलेट करके अगर +-7.5 इतना लिमिट है तो हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसी तरह से 250 mg और मोर के लिए 5% ±5% एंड मोर देन 324 mg के लिए ±5%। तो इस तरह से ये कैलकुलेट किया जाता है। द यूएसपी वेरिएशन टेस्ट। अब यूएसपी वेरिएशन टेस्ट में एक्चुअली होता क्या है, सो लेट्स सी। इसमें क्या होता है कि 20 टैबलेट्स इंडिविजुअली वे करनी होती है, फिर इंडिविजुअली वे करने के बाद उसका एवरेज वेट निकालना होता है, और
जो इंडिविजुअल टैबलेट का वेट होता है वो इंडिविजुअल टैबलेट का वेट एवरेज वेट के साथ कंपेयर करना होता है। ये होता है यूएसपी वेरिएशन टेस्ट में। अब यूएसपी के अकॉर्डिंग ये जो वेट वेरिएशन टेस्ट होता है वो मीट कैसे होगा दिए गए लिमिट से। वो तभी मीट होगा जब परसेंटेज लिमिट जो उन्होंने प्रोवाइड किया है, यूएसपी ने प्रोवाइड किया है, उस लिमिट से सिर्फ 2 टैबलेट अगर आउटसाइड द लिमिट है, सिर्फ 2 टैबलेट आउटसाइड द लिमिट है तो हम उसे अलाउ कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा टैबलेट आउटसाइड द परसेंटेज लिमिट है तब यूएसपी टेस्ट वहाँ पे फेल हो जाता है वेट वेरिएशन का। और सेकंड सिनेरियो ये है कि परसेंटेज लिमिट के अकॉर्डिंगली 2 टाइम से ज़्यादा टैबलेट का वेट डिफ़र हो रहा है तो भी ये टेस्ट फेल हो जाता है, तो ये टेस्ट पास नहीं होता। सो ये यूएसपी टेस्ट की कंडीशंस है। वेट वेरिएशन टेस्ट की मदद से हम ड्रग कंटेंट यूनिफॉर्मिटी ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन होती है। उसमें से फर्स्ट कंडीशन ये, जो टैबलेट होती है उसमें 90 to 95% एक्टिव इंग्रेडिएंट होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये होती है कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ग्रैन्युलेशन में वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए ताकि टैबलेट जो बनती है वो एक्चुअल ड्रग कंटेंट यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैबलेट वो डिटरमाइन कर पाए। इसका एग्जाम्पल है एस्पिरिन टैबलेट। एस्पिरिन टैबलेट में 90% या फिर 90% से ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। एक्सिपिएंट इसमें बहुत कम यूज़ किए जाते हैं, तो इसमें ±5% वेट वेरिएशन अगर हमें मिलता है तो इसमें ट्रू पोटेंसी है ऐसा हम कंक्लूड कर सकते हैं। और कंटेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी जो होता है इससे भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। कंटेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का जो लिमिट होता है वो होता है 95 to 105% ऑफ द लेबल स्ट्रेंथ। अगर एवरेज टैबलेट वेट वो थेरोटिक एवरेज वेट से थोड़ा सा क्लोज है तो हम अच्छे से डिटरमाइन कर पाएंगे कि कंटेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज़ विद इन द लिमिट। अब इम्पोर्टेंट नोट इसमें यह है कि वेट वेरिएशन टेस्ट जो होता है वो सफिशिएंट नहीं है यूनिफॉर्मिटी पोटेंसी डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि उसमें मॉडरेट वेट की टैबलेट होती है, लो डोज ड्रग की टैबलेट होती है। एक्सिपिएंट जो हम टैबलेट बनाने में यूज़ करते हैं वो टैबलेट को एक बल्क देते हैं, वेट देते हैं टैबलेट को, इसीलिए पोटेंसी जो होती है टैबलेट की वो ग्राम्स में, मिलीग्राम्स में या फिर माइक्रोग्राम्स में राइट की हुई होती है। और लेबल में लेबल स्ट्रेंथ दिखाई देती है जो ड्रग पर टैबलेट इस तरह से नोटिफाई की जाती है। ऑफिशियल कॉम्पेंडिया या फिर अदर स्टैंडर्ड बुक्स जो होती है वो एक्सेप्टेबल पोटेंसी रेंज प्रोवाइड करती है जो लेबल पोटेंसी के एकदम क्लोज होती है। डिजिटॉक्सिन एक लो डोज ड्रग है जो हाईली पोटेंट ड्रग है। उसकी लिमिट है नॉट लेस दैन 90% एंड नॉट मोर दैन 110%। बट जो लार्जर डोज ड्रग्स होते हैं टैबलेट में उनकी रेंज नॉट लेस दैन 95% एंड नॉट मोर दैन 105% इतनी होती है। अब देखते हैं कि वो 3 फैक्टर कौन से होते हैं जो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी प्रॉब्लम्स देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें से फर्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग सब्सटेंस थ्रू आउट द पाउडर मिक्सचर और ग्रैनुलेशन। जो ड्रग सब्सटेंस हम यूज़ कर रहे हैं वो एक्सिपिएंट के साथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, मिक्स नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से कंटेंट यूनिफॉर्मिटी की प्रॉब्लम दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट इज सेग्रीगेशन ऑफ पाउडर मिक्सचर और वी कैन से ग्रैनुलेशन मटेरियल ड्यूरिंग वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है क्योंकि सेग्रीगेशन फॉर्म हुआ होता है ग्रैनुलेशन मटेरियल में, तो उसकी वजह से कंटेंट यूनिफॉर्मिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। एंड नेक्स्ट इज टैबलेट वेट वेरिएशन। टैबलेट वेट वेरिएशन की वजह से भी कंटेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी हैम्पर हो सकती है। जो वेट होता है टैबलेट का वो पोटेंसी इंडिकेटर इस तरह से यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि पोटेंसी इंडिकेटर इज़ डिफरेंट पार्ट एंड वेट इज़ डिफरेंट पार्ट। वेट अलग होता है क्योंकि वेट एक्सिपिएंट और ड्रग का मिलके बनाया होता है, लेकिन पोटेंसी इंडिकेटर जो होती है वो मेन ड्रग से कंपेयर की जाती है, क्योंकि एक्टिव इंग्रेडिएंट जब 90 to 95% एक ऑल टैबलेट में 90 to 95% एक्टिव इंग्रेडिएंट ही प्रेजेंट होता है, तभी हम टैबलेट वेट को एक पोटेंसी इंडिकेटर ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ऑल टैबलेट में ये एप्लीकेबल नहीं होता। In tablets with smaller doses,
Good weight variation does not ensure good content uniformity, but large weight variation precludes good content uniformity. स्मॉलर डोसेजेस में क्या होता है कि स्मॉलर जब डोज होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट का, तो उसके साथ हमें एक्सिपिएंट्स ऐड करने पड़ते हैं, एडमिक्सचर करके फिर वो डोसेज फॉर्म बनाना पड़ता है, टैबलेट बनानी पड़ती है। लार्ज टैबलेट की डोसेस में क्या होता है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट का डोज ज़्यादा होता है, इसलिए हो सकता है कि जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसका मेन टैबलेट में कॉम्पोजिशन 90 to 95% हो, तो वो पोटेंसी इंडिकेटर हो सकता है। कंटेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी हम उसमें डिटरमाइन कर सकते हैं, बट स्मॉलर टैबलेट्स में ऐसा नहीं होता। अगर उसमें गुड वेट वेरिएशन दिखा भी रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसमें गुड कंटेंट यूनिफॉर्मिटी भी है, लेकिन अगर लार्ज वेट वेरिएशन दिखा रहा है तो इसका मतलब ये होता है दैट प्रिक्लूड्स गुड कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। अब पोटेंसी यूनिफॉर्म है कि नहीं ये चेक करने के लिए टेस्ट कैसे करें। ये जो टैबलेट्स होती है जिसमें लो डोज ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं, उसकी पोटेंसी अश्योर करने के लिए हम कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब ये कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट करें कैसे? तो सबसे पहले 30 टैबलेट जो होती है वो रैंडमली सिलेक्ट की जाती है सैम्पल से। 30 टैबलेट्स में से एटलीस्ट 10 टैबलेट को ऐसे करना होता है इंडिविजुअली। 10 टैबलेट का ऐसे करेंगे, उसमें से 10 में से हमने जो टैबलेट सिलेक्ट की है तो उसमें से 9 टैबलेट मस्ट कंटेन नॉट लेस दैन 85% और मोर दैन 115% ऑफ द लेबल ड्रग कंटेंट। पहले 30 टैबलेट्स हमने सिलेक्ट की, उसमें से 10 टैबलेट ऐसे करने के लिए सिलेक्ट की। अब जो ऐसे करने के लिए जो टैबलेट हमने ली है 10 टैबलेट, तो 10 टैबलेट्स में से एटलीस्ट 9 टैबलेट जो होती है पहले, तो उसमें नॉट लेस दैन 85% एंड नॉट मोर दैन 115% ड्रग कंटेंट प्रेजेंट होना चाहिए। और जब हम 10 टैबलेट का ऐसे कर रहे होते हैं तो ऐसे करते वक्त जो लेबल कंटेंट होता है, जो हम डिटरमाइन करते हैं लेबल कंटेंट, तो वो जो लेबल कंटेंट होता है वो 75% से कम भी नहीं होना चाहिए और 125% से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अब ये जो दो कंडीशन हमने देखी, कंडीशन बी एंड कंडीशन सी, ये कंडीशन अगर मेट ही नहीं हो रही, मैच ही नहीं हो रही, तो 30 टैबलेट्स में से हमने जो 10 टैबलेट अब तक ऐसे की है, तो 30 टैबलेट्स में से अब तक रिमेनिंग हुई 20 टैबलेट, तो वो 20 टैबलेट हमें इंडिविजुअली ऐसे करनी है। पहली 10 तो हमने कर ली, उसके बाद जो 20 टैबलेट है वो भी इंडिविजुअली ऐसे करनी है। और वो जो लिमिट हमने सेट किया है 85 to 115% रेंज का, तो उसमें ही वो फॉल होनी चाहिए। जो रिमेनिंग 20 टैबलेट है तो 85 to 115 के लिमिट में वो फॉल होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है, आउटसाइड लिमिट जा रही है, तो ऐसी टैबलेट पोटेंसी जो हम डिटरमाइन करते हैं, पोटेंसी एक्यूरेसी वाला टेस्ट, तो वो फेल कर जाता है। वो पोटेंसी वाला टेस्ट यहाँ पे फेल होता है। द नेक्स्ट ऑफिशियल टेस्ट पैरामीटर ऑफ टैबलेट इवेल्युएशन इज़ प्योरिटी। ये प्योरिटी क्या होती है? प्योरिटी एक्टिव ड्रग और एक्सिपिएंट दोनों के लिए भी एप्लीकेबल होती है। द प्योरिटी ऑफ ऑफिशियल टैबलेट इज़ अश्योर्ड बाय यूटिलाइजिंग रॉ मटेरियल्स। जो रॉ मटेरियल्स मतलब एक्सिपिएंट्स हम यूज़ करते हैं वो प्योर है कि नहीं, हम जो एक्टिव ड्रग यूज़ कर रहे हैं क्या वो प्योर है कि नहीं, ये भी चेक किया जाता है। अब ये जो प्योरिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स के साथ या फिर ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस के साथ मैच होने चाहिए। एक्सट्रानियस सब्सटेंसेस जो होते हैं वो रॉ मटेरियल में या फिर ड्रग सब्सटेंसेस में स्पेसिफिकली अलाउ किए ही नहीं जाते। कॉम्पेंडियस स्पेसिफिकेशन के साथ भी उसे अलाउ नहीं ही करना चाहिए। और वेल डिफाइंड मैन्युफैक्चरर्स के जो स्पेसिफिकेशन होते हैं वो इस टाइप की इम्प्योरिटीज़ को अनएक्सेप्टेबल कर देते हैं, क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल यूज़ में अनएक्सेप्टेबल होते हैं। अब ये जो प्योरिटी होती है इसमें जो एक्सट्रानियस सब्सटेंसेस होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ टॉक्सिक, जो एक्यूट और लॉन्ग टर्म यूज़ होते हैं, और सेकेंड होते हैं अनप्रेडिक्टेबल और डिलीटेरियस इफेक्ट ऑन प्रोडक्ट स्टेबिलिटी एंड एफिकेसी। टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं वो टॉक्सिक इफेक्ट दे सकते हैं, जो एक्यूट और लॉन्ग टर्म यूज़ पे भी हो सकते हैं। और सेकेंड जो होते हैं वो होते हैं अनप्रेडिक्टेबल,
जो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी या फिर प्रोडक्ट की एफिकेसी को अफेक्ट कर सकते हैं। Certain well-defined impurities often appear in the specification of raw materials or drug substances, or if they are the product of unavoidable decomposition of the drug, they may be listed with an upper tolerance limit. क्या होता है कि सर्टन इम्प्योरिटीज़ जो होती है वो रॉ मटेरियल्स में होती ही है और ड्रग सब्सटेंस में भी कुछ हद तक इम्प्योरिटीज़ होती ही है, लेकिन ऐसी इम्प्योरिटीज़ अगर अनअवॉइडेबल डिकम्पोजिशन कर रही है ड्रग का, तो ऐसी चीज़ें अपर टॉलरेंस लिमिट में लिस्ट कर लेनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल एस्पिरिन टैबलेट जो है, एज पर स्पेसिफाइड इन यूएसपी, इट मे कंटेन नो मोर देन 0.15% ऑफ फ्री सैलिसिलिक एसिड रिलेटिव टू द अमाउंट ऑफ एस्पिरिन प्रेजेंट। एस्पिरिन टैबलेट जो है एज पर यूएसपी स्पेसिफाई करता है कि उसमें 0.15% फ्री सैलिसिलिक एसिड उससे 0.15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज डिसइंटीग्रेशन। ये जो आप एपरेटस देख रहे हैं ये है डिसइंटीग्रेशन एपरेटस। तो ये जो आप कंटेनर देख रहे हैं ये होते हैं दो कंटेनर। यहाँ पे मीडियम होता है जहाँ पे टैबलेट हम प्लेस करते हैं तो उस मीडियम में, ताकि वो डिसइंटीग्रेट टाइम यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर सके। यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन टाइम की, डिसइंटीग्रेशन की सारी डिटेल्स यहाँ पे डिजिटली फ्लैश होती रहती है और यहाँ पे 6 टेस्ट ट्यूब्स होती है। अब देखते हैं कि सबसे पहले डिसइंटीग्रेशन होता क्या है। For most tablets, the first important step towards solution is breakdown of the tablet into smaller particles or granules, a process known as disintegration. क्या होता है डिसइंटीग्रेशन में? जो अब तक हमने टैबलेट डिज़ाइन की है तो उस टैबलेट का स्मॉलर पार्टिकल्स में जब ब्रेकडाउन होता है तो उस प्रोसेस को डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस कहते हैं। एट द टाइम that it takes a tablet to disintegrate is measured in a device described in the USP और NF। अब डिसइंटीग्रेशन के लिए जो टाइम रिक्वायर होता है वो टाइम USP मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और नेशनल फॉर्मूले जो डिवाइस नेशनल फॉर्मूलेरी में जो डिवाइस डिस्क्राइब किया है उसमें मेजर करते हैं। ये जो डिवाइस है ये है डिसइंटीग्रेशन डिवाइस। इसमें ही हम जो टाइम लगता है डिसइंटीग्रेशन के लिए वो मेजर करते हैं। अब तक डिसइंटीग्रेशन पे जो रिसर्च हुई है वो ये कंक्लूड करती है कि डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन के बीच में जो कोरिलेशन है वो ऑटोमेटिकली हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो डिसोल्यूशन क्या होता है, फ्रैगमेंटेड टैबलेट जो होती है मतलब डिसइंटीग्रेटेड टैबलेट जो होती है वो बॉडी में जाने के बाद उसकी ब्लड में जो अपीयरेंस होती है उसे कंट्रोल करती है, वो होती है डिसोल्यूशन। सो डिसइंटीग्रेशन जो होता है, अब देखते हैं कि उसके कंपोनेंट क्या है। सो द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन apparatus इज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें 6 ग्लास ट्यूब्स होती है जो 3 इंचेस लॉन्ग होती है और टॉप के साइड से वो ओपन होती है। अब ये जो 6 ग्लास ट्यूब्स होती है वो 10 मेश स्क्रीन के अगेंस्ट बॉटम एंड पे बास्केट ट्रैक असेंबली पे सिचुएटेड होती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर यूएसपी स्टैंडर्ड के साथ टैबलेट को कॉम्प्लायंस करना है तो टैबलेट्स में डिसइंटीग्रेट होना ज़रूरी है और जो डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स होते हैं टैबलेट के वो 10 मेश स्क्रीन से पास होने भी ज़रूरी है। जो टाइम स्पेसिफाइड होता है यूएसपी स्टैंडर्ड्स में हर एक टैबलेट के डिसइंटीग्रेशन के लिए, तो उसी टाइम में टैबलेट्स में डिसइंटीग्रेट भी होना चाहिए और 10 मेश स्क्रीन से पास भी होना चाहिए। अगर कोई रेसिड्यू रहता है तो वो सिर्फ सॉफ्ट मास ही होना चाहिए और उसमें कोई भी फर्म कोर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। डिसइंटीग्रेशन टाइम जो रहता है वो अनकोटेड टैबलेट के लिए, प्लेन कोटेड टैबलेट के लिए, एंटेरिक कोटेड टैबलेट के लिए, बक्कल टैबलेट और सबलिंगुअल टैबलेट के लिए अलग अलग होता है। ये जो आप टेबल देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अनकोटेड टैबलेट के लिए 15 मिनट का टाइम है डिसइंटीग्रेशन टाइम। कोटेड टैबलेट्स उसमें 2 टाइप्स आते हैं, फिल्म कोटेड एंड ऑदर कोटेड टैबलेट। तो फिल्म कोटेड के लिए 30 मिनट का टाइम होता है डिसइंटीग्रेशन टाइम, ऑदर कोटेड टैबलेट के लिए 60 मिनट का होता है। एंटेरिक कोटेड टैबलेट जो होती है, एंटेरिक कोटेड टैबलेट वाटर में नहीं डिज़ोल्व होती, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिज़ोल्व होती है। तो 0.1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में शुड नॉट डिसइंटीग्रेट इन 120 मिनट। एंटेरिक कोटेड टैबलेट जो होती है वो स्टमक से पास होके एंटेरिक एरिया में जाती है डिसइंटीग्रेट होने के लिए, तो इसमें 2 घंटे निकल जाते हैं। तो इसीलिए ऐसी जो टैबलेट्स होती है तो 120 मिनट तक वो डिसइंटीग्रेट नहीं होनी चाहिए।
और जो टैबलेट हम मिक्स फॉस्फेट बफर में डिसॉल्व करके उसे डिसइंटीग्रेट करना चाहते हैं तो वो 60 मिनट में डिसइंटीग्रेट होनी चाहिए। नेक्स्ट इज डिस्पर्सिबल एंड सोल्यूबल टैबलेट जो होती है वो 3 मिनट में डिसइंटीग्रेट होनी चाहिए और इपरवेशन टैबलेट जो होती है वो 5 मिनट में डिसइंटीग्रेट होनी चाहिए। अब ये डिस्पर्सिबल एंड सोल्यूबल टैबलेट जो होती है वो हम एक्चुअली एडमिनिस्टर करते वक्त ही किसी सॉल्वेंट में सोल्यूबल करके उसे पी जाते हैं और इपरवेशन टैबलेट भी जो होती है वो भी सोल्यूबल करके उसमें से पी जाते हैं, तो उसे 3 मिनट में या फिर 5 मिनट में डिसइंटीग्रेट होना ज़रूरी होता है। ये जो आप देख रहे हैं तो ये टेबल है टेम्परेचर का कि टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक सेट होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट एवरी कंडीशन में अनकोटेड टैबलेट हो या फिर प्लेन कोटेड टैबलेट हो, डिलेड रिलीज टैबलेट हो, बक्कल टैबलेट हो, तो टेम्परेचर हमेशा जो मीडियम का होता है वो 37 ± 2 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यहाँ पर एंटेरिक कोटेड टैबलेट जो होती है वो सिम्युलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड में सबसे पहले डिसइंटीग्रेट की जाती है, या फिर अगर सिम्युलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड में 1 आवर तक वो डिसइंटीग्रेट नहीं हो रही है तो वही एंटेरिक कोटेड टैबलेट सिम्युलेटेड इंटेस्टिनल फ्लूइड में डिसइंटीग्रेट की जाती है। और जो भी टाइम होता है डिसइंटीग्रेशन का वो हर टैबलेट के मोनोग्राफ में इंडिविजुअली स्पेसिफाई किया हुआ होता है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये एपरेटस, ये है डिसोल्यूशन एपरेटस। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट कोई अश्योरेंस नहीं देता कि जो डिसइंटीग्रेशन के बाद रिजल्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो ड्रग के पार्टिकल्स सॉल्यूशन में रिलीज़ होंगे और अप्रोप्रिएट रेट में बॉडी में रिलीज़ होते रहेंगे। इसीलिए डिसोल्यूशन टेस्ट एंड टेस्ट स्पेसिफिकेशन अभी डेवलप्ड हो गए हैं और ये जो डिसोल्यूशन टेस्ट है वो नियरली ऑल टैबलेट प्रोडक्ट्स के लिए है। एसिडिक मोइटिस के लिए रेट ऑफ ड्रग एब्सॉर्प्शन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में हाई होता है। अब ये हमने कैसे डिटरमाइन किया? ये हमने डिटरमाइन किया रेट ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन फ्रॉम टैबलेट। जो डिसोल्यूशन स्टडी हमने किया उससे हमें ये पता चला कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में एसिडिक ड्रग मोइटिस का एब्सॉर्प्शन अच्छे से होता है। डिसइंटीग्रेशन जब होता है, टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन होने के बाद डिसोल्यूशन भी होना इम्पॉर्टेंट होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये है ड्रग डिसोल्यूशन का एपरेटस। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मोटर होता है, ये स्टैंड होता है, ये जो स्पिंडल होते हैं ये 8 स्पिंडल आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये जो स्पिंडल होते हैं ये पैडल को रोटेट करते रहते हैं। ये होता है कीपैड। ये डिजिटल ये कीपैड के कीज जब आप प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पे टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, यहाँ पे रोटेशन सेट कर सकते हैं, इसलिए ये कीपैड यहाँ पे दिया हुआ होता है। कंट्रोल जो होते हैं वो कंट्रोल पैनल यहाँ पे होता है और यहाँ पे होती है, सबके नीचे होती है ये बेस प्लेट। और यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये होता है ड्राइव हेड। यहाँ पे डिस्प्ले होता है जो टेम्परेचर हम सेट करते हैं, रोटेशन सेट करते हैं स्पिंडल के, तो वो वहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो होते हैं ये होते हैं पैडल, और पैडल जो होते हैं ये होते हैं बास्केट में। बास्केट जो जहाँ पे होती है वो होती है वेसल में, और उसके नीचे हीटेड वाटर बाथ होता है, इसे कहते हैं हीटेड वाटर बाथ, और नीचे होता है ड्रेन। अब ये जो डिसोल्यूशन का रेट है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है। फर्स्ट इज efficacy of the tablet product and second is bioavailability differences between the formulations। ये जो टेबल आप देख रहे हैं तो ये डिसोल्यूशन का क्राइटेरिया का टेबल है। डिसोल्यूशन की जो प्रोसेस होती है वो 3 लेवल में की जाती है, लेवल A, लेवल 2 एंड लेवल 3। A1, A2 एंड A3 इस तरह के नाम दिए हैं लेवल को। फर्स्ट लेवल में 6 टैबलेट्स यूज़ किए जाते हैं, सेकेंड में 6 एंड थर्ड में 12 टैबलेट्स यूज़ किए जाते हैं। अब फर्स्ट लेवल में 6 टैबलेट्स यूज़ किए जाते हैं तो उसके लिए एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है? नो इंडिविजुअल वैल्यू एक्सीड्स 10% डिसॉल्व। नेक्स्ट लेवल के लिए मतलब सेकेंड लेवल के लिए जो क्राइटेरिया है वो ये है, द एवरेज वैल्यू ऑफ द 12 यूनिट्स मतलब A1 प्लस A2 लेवल A और लेवल 2, इसमें इंडिविजुअली हम 6 टैबलेट्स यूज़ कर रहे हैं और उसकी एवरेज वैल्यू ऑफ 12 यूनिट्स A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 12, राइट, इज नॉट मोर देन 10% डिसॉल्व एंड नो इंडिविजुअल यूनिट इज ग्रेटर देन 25% डिसॉल्व। लेवल 3 में क्या होता है? लेवल 3 में 12 टैबलेट्स हम टेस्ट कर रहे हैं। द एवरेज वैल्यू ऑफ द 24 यूनिट्स
लेवल ए, लेवल 2 एंड लेवल 3 तीनों का एडिशन करके 24 यूनिट्स होते हैं. इज नॉट मोर देन 10% डिजॉल्व एंड नो इंडिविजुअल यूनिट इज ग्रेटर देन 25% डिजॉल्व. तो ये होता है डिसोल्यूशन का क्राइटेरिया. अब ये जो डिसोल्यूशन होता है वो कैसे हम अचीव कर सकते हैं, कैसे टेस्ट कर सकते हैं. द मोस्ट डायरेक्ट असेसमेंट ऑफ अ ड्रग रिलीज फ्रॉम वेरियस टैबलेट फॉर्मुलेशन और प्रोडक्ट्स इज अकम्प्लिश्ड थ्रू इन विवो बायो अवेलेबिलिटी मेजरमेंट. ड्रग डिसोल्यूशन मतलब क्या? ड्रग डिसोल्यूशन मतलब ड्रग रिलीज. अब ये ड्रग रिलीज हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं? तो दो टेक्निक्स है. फर्स्ट इज इन विवो एंड सेकंड इज इन विट्रो. इन विवो मीन्स विद इन द बॉडी एंड इन विट्रो मीन्स आउट ऑफ द बॉडी. अब ये जो इन विवो टेक्निक होती है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इन विवो टेक्निक के डिसएडवांटेजेस क्या है. द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज लेंथ ऑफ टाइम नीडेड टू प्लान, कंडक्ट एंड इंटरप्रेट स्टडी. क्योंकि इन विवो स्टडीज़ के लिए टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. कितने टाइम के लिए हम इन विवो स्टडी कर रहे हैं, किस टाइम पे हम कंडक्ट कर रहे हैं और स्टडी कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं. अब जबकि हम ये इन विवो स्टडी ह्यूमन बॉडी के साथ डील कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी में टेस्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए ह्यूमन स्टडीज़ मतलब ह्यूमन की ज़रूरत पड़ेगी. तो हमें हाईली स्किल्ड पर्सनल चाहिए इस स्टडीज़ के लिए. क्योंकि हम ह्यूमन के साथ कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, उनकी स्टडीज़ कर रहे हैं, तो उन्हें इंजेक्ट करने के लिए हमें स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी. इसमें लो प्रिसीजन होता है और हाई वेरिएबिलिटी ऑफ मेजरमेंट होता है. द नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज हाई कॉस्ट ऑफ स्टडी. ह्यूमन्स हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, ह्यूमन के लाइफ के साथ हम डील कर रहे हैं, तो हाई कॉस्ट तो इस स्टडी में होता ही है. नॉन इसेंशियल स्टडीज़ होती है इसमें कुछ, तो उसके लिए भी ह्यूमन्स की ज़रूरत पड़ती है. एंड देयर इज़ अ को रिलेशन बिटवीन डिसीज पेशेंट एंड हेल्दी ह्यूमन्स. क्योंकि हम जो स्टडी कर रहे हैं उसमें डिसीज पेशेंट भी हो सकते हैं और हेल्दी ह्यूमन्स भी हो सकते हैं. अब देखते हैं कि इन विट्रो डिसोल्यूशन जो होता है वो क्या होता है. इन विट्रो डिसोल्यूशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आउट ऑफ बॉडी एक मीडियम तैयार किया जाता है. जो हमारे स्टमक में एसिड होता है वही एसिडिक मीडियम हम आर्टिफिशियली बनाते हैं और उसमें डिसोल्यूशन की स्टडी करते हैं, तो वो होता है इन विट्रो डिसोल्यूशन. अब ये जो इन विट्रो डिसोल्यूशन की टेक्निक है वो काफ़ी हद तक डेवलप्ड हो चुकी है और इनडायरेक्ट और एज ए इनडायरेक्ट मेजरमेंट ड्रग रिलीज या फिर ड्रग अवेलेबिलिटी का हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं. There are two objective in the development of in vitro dissolution test, and that are: first is the release of the drug from tablet is as close as possible to 100%, and the second is the rate of drug release is uniform batch to batch and is the same as the release rate from those batches proven to be bioavailable and clinically effective. तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है इन विट्रो डिसोल्यूशन की स्टडीज़ की डेवलपमेंट का? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये कि जो हम टैबलेट की डिसोल्यूशन की स्टडी कर रहे हैं उस ड्रग से 100% ड्रग रिलीज़ होना चाहिए और नियर टू 100% ड्रग रिलीज़ होना चाहिए. एंड द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज जो ड्रग रिलीज़ हो रहा है उसका रेट बैच टू बैच या फिर लॉट टू लॉट और विद इन द बैच जो टैबलेट हम डिसोल्यूशन की स्टडी कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए, जो प्रूव करे कि टैबलेट की बायो अवेलेबिलिटी इज़ 100% और नियर टू 100%, और ये जो टैबलेट हम यूज़ कर रहे हैं वो क्लिनिकली इफ़ेक्टिव भी है. यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड नेशनल फॉर्मुलरी ने 1917 से हमें डिसोल्यूशन की प्रोसीजर प्रोवाइड की है. ये जो प्रोसीजर्स होती है ये लिमिट ऑन डिसोल्यूशन जो इंडिविजुअल मोनोग्राफ में स्पेसिफाइड होते हैं, क्या हमारे रीडिंग्स उसके साथ कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये डिटरमाइन करती है. USP 20 एंड NF15 सप्लीमेंट 3 में स्पेसिफाई किया गया है कि जो दो ऑपरेटर्स होते हैं डिसोल्यूशन के उसमें से हम कोई भी एक ऑपरेटर्स डिसोल्यूशन रेट का डिटर्मिनेशन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. ये जो फिगर में आप एपरेटस देख रहे हैं वो है USP डिसोल्यूशन एपरेटस 1, जो कि बास्केट टाइप एपरेटस ऐसे भी उसे कहा जाता है. दिस इज़ USP डिसोल्यूशन एपरेटस टाइप 2, जिसे हम पैडल टाइप एपरेटस ऐसा भी कहते हैं.
इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट जो होते हैं वो अपनी डिसोल्यूशन की जो स्टडीज़ होती है उसका ग्राफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम इस तरीके से प्लॉट करते हैं। T50%, T90% और द परसेंटेज डिसॉल्व इन 30 मिनट, ये जो वैल्यूज़ होती है वो एज अ गाइड एक्ट करती है। T% वैल्यू होती क्या है? सो T% वैल्यू इज़ द लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% ऑफ द ड्रग टू गो इनटू सॉल्यूशन। वो टाइम जब 50% ऑफ ड्रग सॉल्यूशन में एंटर करता है उसे कहते हैं T50% टाइम। जो T90% टाइम होता है वो क्या होता है? The value of T90% of 30 minutes is an excellent goal since a common dissolution tolerance in USP or NF is not less than 75% dissolve in 45 मिनट। USP का गोल क्या है कि 75% जो ड्रग होता है वो 45 मिनट में डिसॉल्व होना चाहिए और T90% ऑफ 30 मिनट ये जो वैल्यू होती है वो एक एक्सेलेंट गोल होता है डिसोल्यूशन के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिसोल्यूशन स्टडी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने सीखा कि टैबलेट के ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल इवैल्यूएशन पैरामीटर्स क्या होते हैं। ऑफिशियल पैरामीटर्स जो होते हैं वो नॉन ऑफिशियल पैरामीटर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। नॉन ऑफिशियल में हमने देखा कि ऑर्गेनोलिप्टिक प्रॉपर्टीज़, टैबलेट की जनरल अपीयरेंस, साइज, शेप। ऑर्गेनोलिप्टिक प्रॉपर्टीज़ में आती है कलर, ऑर्डर, टेस्ट। ये सारे पैरामीटर्स जो थे, हार्डनेस, फ्राइबिलिटी, वो आते थे नॉन ऑफिशियल पैरामीटर्स के अंडर। ऑफिशियल में आते हैं कंटेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, प्यूरिटी, डिसोल्यूशन एंड डिसइंटीग्रेशन। ये सारे टेस्ट हमने इस चैप्टर में सीखे। तो इस तरह से हमने प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट, ये हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पे कवर किया है। सारे चैप्टर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर आपको चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस के लिंक चेक कर सकते हैं और हमारी रिलेटेड वीडियोस भी देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कैप्सूल के बारे में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ जुड़े, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ पाए। और अगर आप मेरे वीडियो का फीडबैक शेयर करना चाहते हैं, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट है, आप चाहते हैं कि मैं कोई और टॉपिक कवर करूं, तो प्लीज़ एक कमेंट छोड़ दीजिए, हम आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ये जो रेड कलर का एरो आप देख रहे हैं उसके सामने मेरे चैनल का लोगो है, वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे जो फ्लैश हो रही है वो है मेरे रिलेटेड वीडियो की कुछ लिस्ट, वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे रिलेटेड वीडियोस भी देख सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए ब्राइट फार्मा।